नमस्कार। आज का मुद्दा में आपके साथ मैं हूं तुलिका दीक्षित। काला धन आज एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिस पर हर जगह चर्चा हो रही है। गली चौराहे, पान की दुकान, चाय की चुस्कियों पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश की जनता को नामों में दिलचस्पी तो है, लेकिन वो ये भी जानना चाहती है कि ये पैसे कब आएंगे। क्या विदेश से पैसा लाना सही में काफी मुश्किल काम है? और क्या नाम बताकर बीजेपी सिर्फ अपने चुनावी वादे को पूरा करने की रस्म भरने वाली है? आरोप और विरोध के बीच कालाधन का मुद्दा एक गर्म मुद्दा बन गया है और यही है हमारा आज का मुद्दा। केंद्र सरकार ने स्विस बैंक में अकाउंट रखने वाले 627 भारतीयों के नाम सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिए। नामों के साथ इन लोगों के खिलाफ अब तक की हुई जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल कर दी गई। लिस्ट में HSBC बैंक की जिनेवा ब्रांच में खाता रखने वाले भारतीयों के साथ ही NRI के भी नाम शामिल हैं। यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि ये लिस्ट भारत सरकार को फ्रांस की सरकार ने 2011 में सौंप दी थी। इससे पहले सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को 3 नाम बताए थे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार विदेशी बैंकों के खाताधारकों की सूची सौंपने को राजी हो गई, जिसके बाद केंद्र सरकार ने 627 नामों की सूची सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। लिस्ट को SIT की टीम देखकर ही आगे की कार्रवाई अब करेगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सील्ड कवर पेश किया। उस सील्ड कवर में सारी लिस्ट जो HSBC की फ्रांस की सरकार के द्वारा मिली थी, वो लिस्ट जिसमें 627 या 28 नाम हैं, वो और उसका एक स्टेटस रिपोर्ट जो हर अकाउंट की गई है आज तक SIT के अंडर, वो भी एक स्टेटस रिपोर्ट सील्ड कवर में पेश करी गई। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के ये फैसला लिया कि वो खुद इस सील्ड कवर को नहीं खोलेंगे, बट ये सील्ड कवर SIT के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो 2 रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनको आज ही दी जाएगी। वो इसको खोल के प्रोसीड करेंगे जिस तरीके से वो करना चाहते हैं, अपने प्रोसीजर से और अपने ही हिसाब से। इस लिस्ट में 627 या 28 नाम मैंने आपको बताया, जिसमें से आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान के रेसिडेंट हैं और बाकी NRIs हैं जिस पे इनकम टैक्स लागू नहीं होता। इसकी इन्वेस्टिगेशन करी जा रही है। भ्रष्टाचार देश की जड़ों को खोखला कर रहा है। भ्रष्टाचार के अनेक रूप हैं, लेकिन काला धन इसका सबसे भयावह चेहरा है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती है। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी के अनुसार भारत के लोगों का लगभग 20,85,000 करोड़ रुपए विदेशी बैंकों में जमा है। देश में काले धन की समानांतर व्यवस्था चल रही है, क्योंकि इस धन पर टैक्स प्राप्त नहीं होता है, जिसके चलते नागरिकों पर महंगाई समेत तमाम तरह के बोझ पड़ते जा रहे हैं। काले धन की काली कहानी बहुत पुरानी है। इस कहानी में देश के वैसे चेहरे शामिल हैं जिनकी काली कमाई विदेशी बैंकों में जमा है। ये ऐसी कमाई है जिसके बारे में वास्तविक विवरण न देकर टैक्स की चोरी कर धन अर्जित किया जाता है। उसे काला धन कहा जाता है। विदेशी बैंकों में यह धन जमा करने वाले लोगों में बड़े बड़े नेता, प्रशासनिक अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। काला धन जमा करने वालों की हैसियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, सिर्फ स्विस बैंक में खाता खोलने के लिए न्यूनतम 50 करोड़ रुपए जमा करने पड़ते हैं। कुछ महीने पहले स्विस बैंक एसोसिएशन ने कहा था कि गोपनीय खातों में भारत के लोगों की 1456 अरब डॉलर की राशि जमा है। पिछले दिनों विदेशों में जमा काले धन का मुद्दा और गर्मा गया जब स्विस बैंकर और रूडोल्फ एल्मर ने स्विस कानूनों को तोड़ते हुए 2000 खातों की जानकारी की CD विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को सौंप दी।
इस सीडी में स्विट्जरलैंड की बैंकों में एशिया के नेताओं और उद्योगपतियों के नाम थे, जिसमें भारत भी शामिल है। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने भी इसका समर्थन करते हुए प्रचार अभियान में वादा किया कि सत्ता में आने के बाद 100 दिनों के भीतर वे इस दिशा में ठोस कार्रवाई करेंगे। अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को लिस्ट सौंपकर अपने वायदे का आगाज कर दिया है। काले धन की काली कहानी का खुलासा होने के बाद सियासत के गलियारों में भूचाल आने शुरू हो गए हैं, लेकिन इतना तो तय है कि काले धन की वापसी से भारत की अर्थव्यवस्था का काया पलट हो सकता है। ये काला धन देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया जाए तो स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को सहज ही पूरा किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। योग गुरु बाबा रामदेव काले धन का मुद्दा कई बार उठा चुके हैं। एनडीए सरकार के काले धन के मुद्दे पर की गई पहल पर जहां विरोधी जमकर निशाना साध रहे हैं, वहीं मोदी सरकार का अब तक समर्थन करते आ रहे बाबा रामदेव सरकार के इस मुद्दे पर अब तक की गई कोशिशों से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। देरी होने से देश में काले धन को लेकर के एक आशंका का माहौल बना हुआ है और उन 3 कदमों में सबसे पहला कदम ये उठाना चाहिए कि जिन लोगों ने ये काला धन जमा किया हुआ है उनके नाम भी बताने चाहिए और उनसे दाम वसूलने भी चाहिए। अभी तक काले धन की रिकवरी जिस गति से होनी चाहिए उस गति से काले धन की रिकवरी देश में नहीं हो रही है। अभी 800 से ज्यादा नाम सरकार के पास हैं, 50,000 से ज्यादा इलीगल ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास है। उन सब की जांच करना और जिनका काला धन उनसे वसूली करना ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो काले धन का एक ऐसा मुद्दा है जो इस वक्त सियासत में भूचाल लाया हुआ है। अलग अलग जगह से इस मुद्दे पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, चाहे वो सियासत से जुड़े हों या सियासत के बाहर हो, वो भी देख लेते हैं। चीज ये है कि पता लगाना कि ये लोग कौन हैं, इनका पैसा कहाँ से आया और इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई करना। इस पे बिल्कुल साफ है कि जो पिछली सरकार थी वो भी कतरा रही थी और जो ये सरकार है वो भी कतरा रही है और उसके कारण भी स्पष्ट है, क्योंकि जो पहले दिन उन्होंने लिस्ट दी तो उसमें जिनसे उनको खुद बहुत सारा चंदा मिला था उनके नाम शामिल थे। तो दरअसल बात क्या है कि आज जो समस्या देश में है कि 40% जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं कम से कम उनमें ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट है। आप ही का वादा था कि देश को कि ये हम करेंगे, काला धन को जो है वापस लाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के दबाव के अंदर आकर ये निर्णय जो ले रही है सरकार, ये उसी तरीके की रुझान है जो आखिरी 2 साल में मनमोहन सिंह साहब की सरकार ने दिखाई। वो 10 साल के समय में आखिरी 2 साल उनको सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आकर कई कुछ करना पड़ा। कोयले की जांच की बात हो या आपकी 2G का बात हो, ये सब अब वो शुरुआत में ही ये बात हो इस सरकार के साथ। बहुत अच्छा चेंज मानता हूं, मगर ये चेंज सरकार की नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ग्लोरी है। दिस इज नॉट अ क्रेडिट टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री और टू द अटॉर्नी जनरल। जो लोग इन पार्टीज को फंडिंग करते हैं वही लोगों के नाम इसमें हैं, इसीलिए नहीं दे पा रहे हैं लोग। और अभी भी ब्लैक मनी को लेके जिस तरह का माहौल इन्होंने बनाया था चुनाव में, वो इनका एटीट्यूड दिख नहीं रहा, मनसा दिख नहीं रही। कांग्रेस से जिस चीज पे लड़ते थे वही बीजेपी कर रही है। पर अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ऐतिहासिक कल फैसला देके इनके कब्जे से नाम निकलवाए हैं। कम से कम ये अपने हिसाब से उस लिस्ट को अब प्रिक्योर नहीं कर सकते या अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। तो ये देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला होगा। पहली चीज तो मैं बस ये कि सुप्रीम कोर्ट ये इंश्योर करे और एसआईटी इंश्योर करे कि इसमें कुछ रह तो नहीं गए, 627 ही हैं या कुछ और भी थे, सारे नाम दें, ये इंश्योर कर लें। दूसरा, अब एसआईटी को इस पे जांच करनी है, एसआईटी जांच करे। मेरी खबर के मुताबिक बड़े बड़े नाम जो हैं
जो नाम मैंने उजागर किए थे उन नामों को छोड़ा जा रहा है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। कुछ लोगों के यहाँ इनकम टैक्स की रेड हो रही है, कुछ लोगों को नोटिस दिया जा रहा है। ये सेलेक्टिव क्यों? एक ही जुर्म सबने किया है तो सबके ऊपर एक ही तरह की जांच हो। अगर रेड आपके ऊपर हो रही है क्योंकि आप छोटे हैं तो रेड बड़े आदमी के ऊपर भी होनी चाहिए। सबके ऊपर सेम जांच हो, सेम सजा मिले, ये हम एसआईटी से गुजारिश करना चाहते हैं। जितना भी काला धन छुपा है वो सब काला धन हमारे देश में आ जाए और काला धन छुपाने वाले लोगों का नाम डिक्लेयर किया जाए। हाँ, आंदोलन तो अगर नहीं आया तो अभी देश में तो लोग खड़े हैं। अगर ये काला धन वापस नहीं आया तो जनता को आंदोलन करना पड़ेगा। ये आश्वासन देकर नहीं करते। नेतृत्व करने वाले बहुत है, हम तो एक सिपाही बनकर काम करेंगे उसमें। जो बात हो रही थी, प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के पहले जो कुछ भी कहा था उस पर वो अमल कर रहे हैं। पहले हम लोग खातों की जानकारी के लिए रिसर्च कमेटी हमारी है वो सर्च कर रही है। जो वास्तविक डिफाल्टर लोग हैं, जो वास्तविक रूप से भ्रष्ट लोग हैं, उनके नाम समाज के सामने 1 महीने के अंदर भारत सरकार रख देगी। सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद पूरा हमारा राजतंत्र, हमारा लोकतंत्र अपने कार्य में लग गया है। तो काले धन का ये मुद्दा ऐसा है जिस पर चर्चा होना लाजमी है और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ पैनल भी जुड़ चुका है। बीजेपी से हमारे साथ जीके पाठक जी जुड़े हुए हैं। हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री टी.एन. गुप्ता जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। इनके अलावा हमारे साथ आर्थिक विशेषज्ञ डी.सी. शुक्ला जी जुड़े हैं और कांग्रेस से डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित जी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज का मुद्दा में। जीके पाठक जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। बहुत पहले से ये कहा जा रहा था, कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि नामों का खुलासा कीजिए, लेकिन आप लोग ट्वीटी का हवाला देके नामों का खुलासा नहीं कर रहे थे। अब कोर्ट के कहने के बाद आप लोगों ने वो लिस्ट पूरी सौंप दी। हालांकि 3 नामों का पहले जो खुलासा किया वो उसके बारे में सबको पहले से पता था क्योंकि वो नाम इससे पहले भी सार्वजनिक हो चुके थे। अब आप लोगों ने लिस्ट सौंपी है। कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी हुई है इसमें, कहीं ना कहीं सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा हुआ है इस पर। तुलिका जी, हाँ तुलिका जी, आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही। तुलिका जी, वास्तव में जी ये जो लिस्ट आज सौंपी है जी, ये लिस्ट 627 लोगों की, हाँ, वो जून 2014 में ही जो विशेष जांच टीम है जी, उसको सौंप दी गई थी। हाँ, और जून 2014 से ये करीब 4 महीने 5 महीने से अधिक का समय हो गया है। ये पूरी की पूरी लिस्ट 627 लोगों की वो सौंप दी गई थी और उसमें सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कोई अतिरिक्त बात नहीं कही। ये लिस्ट एसआईटी को माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी विशेष जांच टीम को ही सौंप दी, बिना खोले हुए लिफाफे। उसके पीछे 2 लिफाफे हमारे सरकार की तरफ से वो और सौंपे गए, जिनमें विभिन्न देशों से जो हमारे ट्रीटीज हैं, संधियां हैं जी, और जिनमें जो उन देशों के द्वारा उन ऐसे बैंक खाते धारकों के संबंध में जांच चल रही है, उसके संबंध में भी वो लिफाफे सौंपे गए। ये सबके सब लिफाफे एसआईटी टीम को, एसआईटी को सौंप दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा कि 30 नवंबर तक इसकी स्टेटस रिपोर्ट एसआईटी प्रस्तुत करे जी, और 3 दिसंबर इसमें तारीख लगा दी। अब ये हमारे ऊपर आरोप लग रहा है कि ये वास्तव में एसआईटी को जो है हमने नहीं सौंपी, या 627 के नाम, 627 खाता धारकों के नाम हम उजागर नहीं कर रहे थे, ये कहना ठीक नहीं है। इसलिए कि वो एक जो ट्रीटी थी उसके अंतर्गत हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। नहीं देखिए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नहीं, जी के पाठक जी, उस ट्रीटी में एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि अगर न्यायिक प्रक्रिया के दौरान ये जरूरी है कि उन नामों का खुलासा किया जाए तो आप उन नामों का खुलासा कर सकते हैं। इस ट्रीटी में ये बात लिखी हुई है। इस बात के बारे में आप भी यही चीज बोल रहे हैं, और जब यूपीए सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब कांग्रेस ने भी इसी बात का हवाला देके नामों का खुलासा नहीं किया।
लेकिन ट्रीटी में ये बात साफ लिखी हुई है कि न्यायिक प्रक्रिया के नहीं, दौरान ऐसा नहीं, आप स्पष्ट कर चाहें दूं। तो नामों का ऐसा खुलासा नहीं। कर सकते हैं। नहीं, मैं आपको बता दूं, ये 2009 में एक HSBC के स्विस बैंक के उसी बैंक के एम्प्लॉय ने ये हमको 627 नाम भारत सरकार को उपलब्ध कराए थे जी। और उस समय तत्कालीन यूपीए सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, केवल श्वेत पत्र एक जारी किया। इसमें उनका कोई किसी भी प्रकार से उन्होंने काले धन को लाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। हमने वो 627 नाम जैसे ही SIT गठित हुई और उसमें हमने 627 नाम पूरे दे दिए। अब SIT को ही जांच करना तो नहीं कर रहे हैं। आप कांग्रेस पर, यूपीए सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने संजीदगी नहीं दिखाई, लेकिन आपके ही बहुत ही कट्टर समर्थक बाबा रामदेव भी कह रहे हैं कि आप लोगों की मंशा जो है, वो जो आप लोगों की काम करने का तरीका है, जो मंशा है, वो काफी आशंकाओं को जन्म दे रहा है। जरूरी है कि नामों का खुलासा कीजिए। नाम के खुलासे करने में आपत्ति क्या है? आज आप देख लीजिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने वो 627 नामों की सूची सौंपी गई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उस ट्रीटी को ध्यान रखते हुए, चूंकि ये PIL है, अपने भूतपूर्व जो लॉ मिनिस्टर रहे राम जेठमलानी जी द्वारा प्रस्तुत ये 2009 की PIL पर यह आदेश हुआ है और उस आदेश के अंतर्गत उसी के परिप्रेक्ष्य में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी नामों का खुलासा करने को नहीं कहा, ये कहा कि वो नाम सौंप दीजिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको SIT को जो का त्यों बंद लिफाफा और उसे खोलने का अधिकार केवल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को दिया। अरुण जेटली लगातार ये दलील दे रहे हैं मैटर सब कि उन नामों का खुलासा इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि गलत है। उस ट्रीटी में साफ तौर पर लिखा है, उस ट्रीटी के अनुसार नामों का खुलासा करना ट्रीटी को तोड़ना है। लेकिन ट्रीटी में एक क्लॉज है जिसमें कहा गया है न्यायिक प्रक्रिया के दौरान नामों को खुलासा किया जा सकता है। और हमने छुपाया नहीं, यही बात यूपीए सरकार कर रही थी, यही बात NDA सरकार कर रही थी। किसकी मंशा पर हम विश्वास करें? देखिए, जो ये घटनाक्रम रहा काले धन के प्रकरण पर, भारतीय जनता पार्टी देश के सामने बेनकाब होकर के खड़ी है। उनका झूठ, उनके वित्त मंत्री का झूठ सब सामने आ गया है। जब कार्रवाई शुरू हुई, सुप्रीम कोर्ट में पहला हलफनामा जेटली जी ने दिया कि हम नामों का खुलासा नहीं कर सकते, दो देशों के बीच में संधि है। और इसके बाद 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि हम जांच करके कुछ नाम खोल सकते हैं। तीसरे दिन उन्होंने 3 नाम खोल करके रखे देश के सामने। तब माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय था उसने अपना हस्तक्षेप किया कि जब SIT गठित हो चुकी है और उसको जांच का विषय उसका है, तो आप किस आधार पर इस तरीके से बंदरबाट कर रहे हैं कि 2 नाम खोल रहे हैं, 3 नाम खोल रहे हैं, आप पूरे के पूरे नाम क्यों नहीं भेज रहे हैं? मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके जो आज के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने देश की जनता के सामने वादा किया था कि 100 दिन में हम काला धन वापस लाएंगे, 100 दिन में इस पर बड़ी कार्रवाई करेंगे। आपने कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं की। ये जो नाम की चर्चा कर रहे हैं 2011 में यूपीए सरकार के प्रयासों से भारत सरकार को मिले, नामों का खुलासा तो आपने भी नहीं किया ना। हम लोगों ने भी उस प्रक्रिया को शुरू किया। 16 लोगों पर कार्रवाई शुरू हुई, बहुत से लोगों ने उस अपराध को स्वीकार किया और वो नाम सामने आए। लेकिन जिस तरीके से आप देश की जनता को गुमराह करें, हम अगर कांग्रेस के लोग कह रहे होते, अन्य राजनीतिक दल आप पर आरोप लगा रहे होते, तो आप कह सकते थे। आज देश की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट ने आपको कटघरे में खड़ा कर दिया कि आपका ध्यान काले धन वाले लोगों को बचाने में, उनकी तरफदारी में इतना क्यों है? आप उनके लिए इतना चिंतित क्यों हैं? आपको अधिकार क्या है कि आप 2 और 3 नाम खोल रहे हैं? आप पूरी की पूरी सूची उपलब्ध क्यों नहीं कराते? जब आपको पहली आपकी सुनवाई थी, तब आपने ये बात क्यों नहीं कही कि हमने SIT गठित होते ही ये 627 नाम दे दिए थे? तब आपके वित्त मंत्री ने यह बयान नहीं दिया। जब वो कटघरे में खड़े हो गए, सुप्रीम कोर्ट के घेरे में आ गए, तब उन्होंने कहा कि हम पहले दे चुके, हमारी मंशा हम देना चाहते हैं। ये आरोप तो नहीं, आरोप प्रत्यारोप नहीं, मैं देश के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि जो प्रयास बहुत तेजी से यूपीए सरकार ने शुरू किए थे, उसमें भी ये पीछे रहे और ये बात मोहर लग गई। आज सुब्रमण्यम स्वामी जी इनके विरोध में खड़े हैं, जेठमलानी जी इनके विरोध में खड़े हो गए, बाबा रामदेव जो इनके बड़े समर्थक थे वो खड़े हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी का झूठ सामने आ गया कि ये वास्तव में काला धन न लाना चाहते, न काला धन वाले लोगों को खोलना चाहते, उनको बचाना चाहते हैं। आपके वित्त मंत्री कहते हैं कि
कांग्रेस के लोग दीक्षित इसमें जी, मायूस हो 2016 जाएंगे। में लिस्ट आप लोगों को मिल नहीं गई थी, तुलिका लेकिन जी, तो 2016 कांग्रेस से तक आपको से इतनी सिंपैथी क्यों 2014 है? तक आपने में कांग्रेस आप के लोगों लिए ने कुछ क्या बाकी कार्रवाई नहीं की? रखा। 2011 में जो नाम आए वो कांग्रेस के, कांग्रेस की यूपीए सरकार के प्रयासों के बाद वो सरकारें मानी उस पर और उन्होंने नाम कार्रवाई दिया। क्या की आप लोगों ने, कार्रवाई ये भी की बताइए। गई क्या और कार्रवाई अगर की? सरकार आती तो एसआईटी भी गठित होती, लेकिन इनकी सरकार आई, ठीक, इन्होंने 2011 में आप एसआईटी लोगों को गठित मिले, की। 3 साल आपके पास रहा, 3 साल में आपने एसआईटी गठित नहीं। नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की। अब आप कह रहे हैं आज अगर आज सरकार आज आती आज तो जो करते। आज जो सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने सौंपा है वो यूपीए के समय आप की ही लोगों की कार्रवाई तरफ को से पहल सौंपा। तो नहीं हुई इन्होंने ना 100 इसमें। दिन में कोई कार्रवाई नहीं की। जो भी आपने कार्रवाई 3 साल जो में नहीं की। भी आपने कार्रवाई 3 के साल में नहीं दस्तावेज की। है यूपीए इन्होंने 5 सरकार साल के में समय कम के से किए कम एक हुए हैं। एसआईटी तो गठित कर दी, आपने तो 3 साल में कुछ भी नहीं किया। तुलिका जी आप मौका दें, मैं बता दूं। जी आपके पास आएंगे जी के त्रिपाठी, जी के पाठक जी, रुक जाइए 1 मिनट आ रहे तुलिका हैं जी आपके मैं पास। बता दूं, जी जी के ये पाठक जी आपके SI पास आएंगे, चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले अब आप क्या बता देंगे? आपको तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही रास्ता दिखाया, तब आप चलने के लिए तैयार हुए। यही प्रशासन और अच्छी सरकार लेने का वादा लेकर के आप आए थे। सुप्रीम कोर्ट से देश की सरकार चल रही है। जी शैलेंद्र दीक्षित जी, टीएन गुप्ता जी, इस पूरे मामले में कोर्ट ने दखल दे दिया है। काले धन के मुद्दे को कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया है। सरकार की मंशा पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे तो ये हमारे रहते तो कभी ये पूरा मामला निपट ही नहीं सकता। कोर्ट के दखल के बाद इस पूरे मामले में क्या कोई गति आएगी, कोई बदलाव आएगा? तुलिका जी, आपके इस चैनल के माध्यम से जी मैं दर्शकों के सामने और देश की जनता के सामने जी जो सच्चाई है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। जी एसआईटी का गठन इसके पहले की सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने किया था। जी ये एसआईटी का गठन का क्रेडिट इस सरकार को नहीं जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले कर दिया था। जी सुप्रीम कोर्ट ने जो इनकी प्रगति जाननी चाहिए उसमें अभी उन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े भारी मन से एक रिमार्क इन पर किया जी कि आप एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला ये गलत काम करने वाले लोगों के लिए बन रहे हैं। जी आप सीधे नाम बताइए। हाँ और समय निर्धारित कर दिया कि 10:30 बजे तक आज बता दीजिए। जी अगर ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश और निर्देश सरकार के लिए न होता जी तो ये 627 नाम ना आए होते। देश की जनता के सामने हमारे जैसे साधारण नागरिक इस चीज को देख रहे हैं कि चुनाव में काले धन का इस कदर प्रचार किया गया और देश की जनता के सामने ये कहा गया कि 100 दिन के अंदर काला धन इस देश में आ जाएगा और 3 लाख रुपया प्रत्येक नागरिक को मिलेगा। जी ऐसी आशाएं बढ़ाई गई। इस देश में चुनाव के मध्य इस प्रकार का प्रचार किया गया। जी इस प्रकार के प्रचार जो मिथ्या होते हैं वो देश की लोकतंत्र के लिए बड़े खतरनाक हो सकते हैं। जनता का विश्वास उठ सकता है इस लोकतंत्र से। इस वजह से इसको सावधान रहने की जरूरत है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा सराहनीय कार्य किया है, उसका इतिहास भी है सराहनीय कार्य करने का। अब सुप्रीम कोर्ट से इस देश को पूरी आशा है कि संविधान और विधान के अनुसार इस पर सही निर्णय होगा। जी डीसी शुक्ला जी, काला देखिए जी के तुलिका पाठक जी, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। जी के पाठक जी आपके पास आ रहे हैं। डीसी शुक्ला जी, काला धन जो जैसे कहा जाए 20 करोड़ 85 हजार करोड़ का ऐसा धन है जो विदेशों में जमा है और ये भारत में आ जाए तो जाहिर तौर पर इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा? एक आर्थिक विशेषज्ञ के तौर पर इस धन से भारत को कितना लाभ मिलेगा? देखिए, पहले तुलिका जी इसके पहले तह में जाना जरूरी है। 2-3 इसमें बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहले तो ये कालाधन की समस्या, ये जो एक सामाजिक समस्या है, एक ये समस्या है और इन दुर्भाग्यवश ये मुद्दा आज राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप का एक मुद्दा बन चुका है। और
ऐसा लगता है कि जो आदमी सरकार में आता है, जो पार्टी सरकार में आती है, उसका एक ही रुख हो जाता है, चाहे जिसका रुख हो उसका एक ही रुख रहता है। और जो बात ये कर रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं एग्रीमेंट्स की, डबल टैक्सेशन, जो अवॉइडेंस ट्रीटीज की, मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट से बेहतर उसका इंटरप्रिटेशन करने वाला तो कोई है नहीं। और सुप्रीम कोर्ट तभी सुप्रीम कोर्ट को सामने आना पड़ा और लेना पड़ा। जहाँ तक आपने बात कही, जो अमाउंट आपने बताया, ये अमाउंट जो है ये बड़ा हाइपोथेटिकल है। इसका कोई अलग-अलग बातें आ रही हैं, इसका ना कोई कहना चाहिए, ना कोई इसका रैशनल है, ना कोई बेसिस है, ना कोई लॉजिक है कि ये अमाउंट जोड़ा कहाँ से गया। जब कोई विपक्ष में आता है तो बहुत अमाउंट को बड़ा बताता है, जैसे सत्ता में आता है कहता है अमाउंट बहुत छोटा है। अब एक चीज और इसमें देखने वाली है, तकनीकी पॉइंट्स जो अभी इसमें भी बता रहे थे कि आप कैसे कह सकते हैं कि जितना विदेशों में जमा है, जो भारतीय नहीं है, एनआरआई हैं, सारा का सारा काला धन है। क्यों हो सकता है एनआरआई है, उसके अपने सोर्सेज हो वहां पर, उसका अपना जमा हो, और अगर वो एनआरआई है, वो वहां रह रहा है, तो भारत में पैसा क्यों लाएगा जब तक उसको कोई उसका मोटिवेशन न हो। तो देखिए, धरातल पर लाना वो दूसरी चीज है, और आरोप और प्रत्यारोप पर राजनीतिक अकाउंट सेटल करना वो दूसरी मुद्दा है। तो हमको एज ए सोशल प्रॉब्लम, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही कहा है, पहले इस पे जांच होनी बहुत जरूरी है, जो बहुत दिनों से लंबित है। इतने दिनों से लंबित है कि वास्तविकता आई नहीं रही है। हमेशा आरोप प्रत्यारोप में मुख्य बिंदु छिप जाता है, और एक दूसरे को बस आरोपों पे ही एक दूसरे को उसका ही सिलसिला शुरू हो जाता है। तो पहले ये निश्चित हो कि जो लिस्ट आई है, एक चीज और बहुत मजेदार है, हम लोग 5 साल से इसकी बात कर रहे हैं, क्या आप कोई पैसा वहां बचा भी होगा? अरे भाई, जब 5 साल से हम आप चिल्ला रहे हैं वहां काला धन है, काला धन, तो जिसका धन है, और ये लिस्ट भी कह रही है कि 2006 की लिस्ट है, जो आया है 2006 की लिस्ट है, और जो डेटास भी आ रहे हैं वहां की मैक्सिमम पैसा निकल गया है, बहुत थोड़ा पैसा बचा है। तो अब जब पैसा है तो लाएंगे कहाँ? जब लाना होता है तो तुरंत आप एक्शन लीजिए, और सुप्रीम कोर्ट उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, डेडलाइन बनानी चाहिए कि 2 या 3 महीने के अंदर बहुत जल्दी इसका निस्तारण होगा। गोल्ड इंपोर्ट्स बढ़ गए हैं, इस मुद्दे को उठाने के बाद जो है गोल्ड इंपोर्ट्स बढ़ गए थे। गोल्ड इंपोर्ट्स अरे बहुत इसमें आया, बहुत तरह से एफआई इन्वेस्टमेंट आया है, बहुत तरह से पैसा इंडिया भी आ चुका है, वहां से निकल भी गया है पैसा, बहुत है। बैंकों ने बताया है कि वहां जो डेटाज आ रहे हैं कि पहले इतने लाख करोड़ थे, इतने बचे, अब वहां कहते हैं हजारों करोड़ में ही हम लाखों की बात कर रहे हैं, और जो फिगर्स आ रही कि वहां कुछ हजारों करोड़ में ही पैसा बचा हुआ है। जब तक जांच होगी अब कितना बचेगा और क्या वास्तविकता आएगी, तो बचेगा कहाँ पैसा वहां पर। चलिए, इस मुद्दे पर हम आगे चर्चा बढ़ाएं, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक लेते हैं।